क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कब मनाया गया? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हमारे इतिहास के पन्नों पर अभी तक हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिस तरह लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसी के तर्ज पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी दुर्गावती के बारे में भी एक कविता लिखी है। इनकी एक पंक्ति मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या लिखा है? चंदे लोग की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी। क्या? चंदे लोग की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वह दुर्गा भवानी थी। क्या? वह दुर्गावती भवानी थी। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो यह हमारी रानी दुर्गावती के नाम पर लिखी गई है। और वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कब मनाया गया? 24 जून को, यानी कि कल ही वीरांगना रानी दुर्गावती दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 जून। और रानी दुर्गावती की बात करें तो रानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ और जन्मभूमि है कालिंजर किले में। और कालिंजर किला कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बांदा में। और रानी दुर्गावती का निधन 24 जून 1564 को हुआ। और महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति जिसका नाम है आसफ खान, अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। और रानी दुर्गावती ने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर ही बना है। और रानी दुर्गावती ने अपने दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया है। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए कि रानी दुर्गावती ने अपने दासी के नाम पर एक चेरीताल बनवाया, अपने नाम पर रानीताल बनवाया और अपने एक विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया है। और आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। तो आईना ए अकबरी में अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के बारे में क्या लिखा है? देखो, दुर्गावती के शासन काल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान के अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। मंडला में दुर्गावती के हाथी खाने में उन दिनों 1400 हाथी थे। यानी कि एक समृद्ध राज्य की स्थापना रानी दुर्गावती ने की। और हाल ही में वीर रानी दुर्गावती का स्मृति दिवस 24 जून को मनाया गया। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? दोस्तों रामनाथ कोविंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में हुआ है। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने उनके बाद पहली बार वो अपने जन्म स्थान का दौरा कर रहे हैं और इसीलिए करंट अफेयर में आया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात नामक जिले में हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में विशेष रेलगाड़ी से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। यह रेलगाड़ी जिंजक और कानपुर देहात के रूरा स्टेशन पर रुकेगी। यह दोनों स्टेशन राष्ट्रपति के जन्म स्थान का कानपुर देहात के पैरोख गांव के निकट है। तो यहाँ याद रख लो कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म का गांव का नाम क्या है?
परौख गांव है। क्या है? परौख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म हुआ है और हाल ही में पहली बार वो रेलवे के जरिए अपने गांव जा रहे हैं। और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद श्री रामनाथ कोविंद ने अपने जन्म स्थान की पहली बार यात्रा की है। 28 जून को राष्ट्रपति कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 2 दिन के लिए लखनऊ रवाना होंगे और 15 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रपति रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे। यानी कि तकरीबन 15 वर्ष पहले हमारे एक राष्ट्रपति ने रेलगाड़ी से अपनी जर्नी की थी और 15 वर्षों के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेलवे के जरिए मुसाफरी कर रहे हैं। तो 15 साल पहले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने रेलवे मुसाफरी की थी। तो इससे पहले वर्ष 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली से देहरादून तक विशेष रेलगाड़ी से यात्रा की थी। तो याद रख लो, हमारे भारत देश के एक सच्चे हीरो, सच्चे वैज्ञानिक ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली से देहरादून तक रेलवे से यात्रा की थी। और जानकारी के अनुसार देश के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति। उन्होंने रेल से काफी यात्राएं की है। तो याद रखो, सबसे अधिक बार रेलवे की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने काफी बार रेलवे की यात्रा की है। और दोस्तों, जब बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के, तो उनका जन्म जब हुआ तो जन्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको 1 अक्टूबर को बताया था करंट अफेयर में पिछले साल को। और तब भी मैंने आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की थी। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जिला है कानपुर देहात। कहां? कानपुर देहात। तो देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। वे दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे थे और 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में शामिल थे और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के दलित नेता के रूप में हमारे सामने आए और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और वे उत्तर प्रदेश से चुने गए दूसरे राष्ट्रपति हैं। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य से चुने हुए यह दूसरे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। तीसरा क्वेश्चन, कृषि विविधीकरण योजना का वर्चुअली शुभारंभ किसने किया? कृषि विविधीकरण योजना का वर्चुअली तरीके से शुभारंभ किया है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? विजय भाई रूपाणी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विजय भाई रूपाणी। हाल ही में विजय भाई रूपाणी ने कृषि विविधीकरण योजना का शुभारंभ किया। तो याद रखो, विजय भाई रूपाणी बोले तो गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और कृषि विविधीकरण योजना 2021 का उद्देश्य क्या है? राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाना। और इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के तकरीबन 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे। कितने? तकरीबन 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे इस योजना से। और राज्य सरकार आदिवासी किसानों को लगभग 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता वितरित करेंगे, जिनमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम एनपीके और 50 किलोग्राम एमोनियम सल्फेट भी शामिल होगा। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। और यहाँ दोस्तों एक शब्द आया यूरिया, तो लिक्विड यूरिया भी गुजरात में बनाया जा रहा है और तकरीबन कितना 500 ग्राम का एक लिक्विड यूरिया जो तकरीबन 45 किलोग्राम यूरिया के बराबर काम कर सकता है। तो इसी तरह की बात भी मैंने आपको बताई थी। और बात करते हैं गुजरात के, तो गुजरात के राज्य प्रतीक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन याद कर ले। गुजरात राज्य का फूल कौन सा है? मैरीगोल्ड। इमेज आप देख सकते हैं। और गुजरात राज्य का फल क्या है? आम। आम का सीजन चल रहा है और गुजरात की केसर आम को जीआई टैग भी दिया गया है। और गुजरात राज्य का राज्य पेड़ क्या है? बरगद। क्या? बरगद। तो यहाँ बरगद की बात आई
तो दोस्तों गुजरात के भड़ोज शहर में, कहां पर? भड़ोज शहर के पास नर्मदा नदी में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसे कबीरवड के नाम से जाना जाता है। और गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। और कच्छ के बारे में आज मैं आपको लाइव प्रसारण देने जा रहा हूं। हमारी एक गुजराती चैनल है जिसका नाम है एज्यू सफर। क्या? एज्यू सफर। और एज्यू सफर पर आज मैं शाम 6 बजे कच्छ जिले को लेकर लाइव होने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज होगी गुजराती। ओके। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या गुजरात में कितनी है? तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है और 21 अभयारण्य है। और किस शहर को भारत का डायमंड सिटी भी कहा जाता है? सूरत शहर को भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है। पूरे विश्व के 80% डायमंड यहां सूरत में पॉलिशिंग होते हैं। चौथा क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। और मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत का जीडीपी घटाकर कर दिया है 9.6%। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 9.6% जीडीपी कर दिया है। पहली मूडीज ने अनुमान लगाया था कि भारत का यह कितना जीडीपी रहेगा? 13.9% रहेगा, लेकिन कोविड-19 की यह दूसरी लहर के कारण जीडीपी में गिरावट आई है। तो देखो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को इसके पहले के अनुमान यानी कि 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया है। और कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान भी मूडीज ने लगाया है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक झटके पिछले साल की तरह गंभीर नहीं होंगे, इसी शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने यह बात स्पष्ट की है कि भारत की जीडीपी दर इस कैलेंडर ईयर्स में 9.6% रहेगी। और बात करते हैं मूडीज की, तो मूडी क्या? एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज की स्थापना कब हुई? 1909 में। मूडीज के संस्थापक कौन है? जॉन मूडी। इमेज में आप देख सकते हैं। और मूडी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मूडीज का हेडक्वार्टर स्थित है। यह चारों फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में कौन शीर्ष पर रहे? यह सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में टॉप पर रहे हैं जमशेदजी टाटा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत के एक जाने माने दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका नाम है जमशेदजी टाटा। और सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में वो टॉप पर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जमशेदजी टाटा। यहां पर देख सकते हैं जमशेदजी नूसिरवानजी टाटा उनका पूरा नाम है। क्या? जमशेदजी नूसिरवानजी टाटा कौन है? भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक है जमशेदजी टाटा। वे एडेलगिव हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर है, जो पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में है। और रिपोर्ट की आगे बात करें तो जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कितना? 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और हुरुन रिसर्च और एडिलगिव फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में वह एकमात्र भारतीय शामिल है। और 50 वैश्विक परोपकारियों की सूची की बात करें तो 50 वैश्विक परोपकारियों की सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष कौन? अजीम प्रेमजी है और वह इस सूची में 12वें स्थान पर है। और बिल गेट्स और मिलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 अरब डॉलर के दान के साथ दूसरे स्थान पर है। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए क्योंकि हमारे जमशेदजी टाटा पहले स्थान पर, बिल गेट्स एवं मिलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 अरब डॉलर के दान के साथ दूसरे स्थान पर है। और सूची में शीर्ष 50 सबसे उदार व्यक्ति 5 देशों के हैं और इसका नेतृत्व 38 के साथ अमेरिकी करता है। यानी कि अमेरिका के 38 ऐसे उदार व्यक्ति हैं जो इस 50 व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर यूके है, यूके के 5 व्यक्ति।
चीन के 3 व्यक्ति हैं और भारत के 2 व्यक्ति, एक अजीम प्रेमजी और दूसरे हैं हमारे जमशेदजी टाटा, वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। और पुर्तगाल के 1 और स्विट्जरलैंड के 1 व्यक्ति का नाम यह 50 की लिस्ट में शामिल है। छठा क्वेश्चन, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम के नाम कितने स्वर्ण पदक है? दोस्तों, हमारी एमसी मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली है और एक मेडल की प्रमुख दावेदार भी है। हाल ही में आकाशवाणी की ओर से एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छापा गया है एमसी मैरी कॉम को लेकर और इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह क्वेश्चन, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एमसी मैरी कॉम के नाम कितने स्वर्ण पदक है? 5 स्वर्ण पदक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की पहली आईबा लीजेंड एमसी मैरी कॉम के करियर की शुरुआत 2001 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ हुई और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम के नाम 5 स्वर्ण पदक है। इसी सेंटेंस को लेकर मैंने क्वेश्चन सेट किया था और एमसी मैरी कॉम के नाम पर एक और बड़ा रिकॉर्ड है 6 गोल्ड मेडल का। क्या? 6 गोल्ड मेडल का। एमसी मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में उन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीतकर महिला मुक्केबाजी को एक नई ऊंचाई भी दी। तो दोस्तों, यह साल भी हमें याद रख लेना चाहिए। 2, 5, 6, 8, 10 और 18 में हमारे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मैरी कॉम ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, देश का गौरव बढ़ाया है। और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मैरी कॉम ने गोल्डन पंच जड़कर देश को स्वर्णिम सफलता दिलाई और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित एमसी मैरी कॉम में अब भी खेल के प्रति गजब का उत्साह और जुनून दिखाई देता है। तो हम कामना करते हैं कि एमसी मैरी कॉम इस बार हमारे लिए गोल्ड जीते। 7वां क्वेश्चन, अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला कौन बनी? अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, शैली एन फ्रेजर प्राइस। क्या? शैली एन फ्रेजर प्राइस वो दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इमेज आप देख सकते हैं, किस देश की है? ऐसे कोई भी धावक की बात आए ना तो हमें जमैका याद आ जाता है। क्या? जमैका याद आ जाता है। तो बिल्कुल सही कि शैली एन फ्रेजर प्राइस किस देश की धाविका है? जमैका की है। 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धावक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई जब उन्होंने किंगस्टन में 1 मिनट में 10.63 सेकंड का समय लिया और पूरे विश्व में दूसरे नंबर की सबसे तेज धाविका बन गई है। नाम मत भूलिएगा, शैली एन फ्रेजर प्राइस। पहले नंबर पर कौन है? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। और उनको भी इमेज आप देख सकते हैं। तो अमेरिकन ग्रिफिथ जॉयनर का अभी भी महिलाओं का 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड है और उन्होंने सिर्फ 10.49 सेकंड में 100 मीटर का फासला तय किया। किस देश की है? अमेरिका देश की है। 8वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट जम्मू कश्मीर से बन गई है माविया सुदन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, माविया सुदन। इमेज में आप देख सकते हैं। सबसे पहले सैल्यूट करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। वह वायुसेना में शामिल होने वाली पूरे भारत देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट भी बन गई है। पूरे भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट, जबकि जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। नाम मत भूलिएगा, माविया सुदन। और माविया सुदन को इमेज में आप देख सकते हैं। ड्रेस कोड बहुत अच्छा है और यहां पर लिखा है माविया सुदन। 24 वर्षीय माविया सुदन जम्मू कश्मीर संभाग के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास लंबेरी गांव की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? राजौरी जिले में यह लंबेरी गांव की रहने वाली है माविया सुदन। और माविया सुदन को 19 जून 2021 को संयुक्त स्नातक परेड समारोह के दौरान
हैदराबाद में एयरफोर्स अकादमी में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है और अब 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी माविया सुदन को। सभी लड़ाकू विमान के बारे में ट्रेन किया जाएगा माविया सुदन को। नवा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कौन से चरण के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के या चौथे चरण के लिए अतिरिक्त अनाज की आवंटन की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौथे चरण के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए जुलाई से नवंबर, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 मंथ के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है और इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा और यह 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जाएगा और पूरे खर्च का वहन कौन करेगी? हमारी केंद्र सरकार। तो इसके अंतर्गत 204 लाख मीट्रिक टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है और इससे 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा और 67,266 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी केंद्र सरकार को। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक परिवार को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना देने का प्रावधान है और यह मुफ्त 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त होगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने यह कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। 10वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत के आधिकारिक गीत के शब्द क्या है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक यह 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक टोक्यो में, यानी कि जापान की कैपिटल टोक्यो में आयोजित किया जाएगा और हमारे भारत देश ने अपने एक आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग को लॉन्च किया है और इस सॉन्ग के शब्द क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। इस शब्द से यह हमारा आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लक्ष्य तेरे सामने है। जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत जारी किया गया और इस अवसर पर हमारे केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री ऐसे किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे। तो दोस्तों, यह हमारी एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि इसी तरह की कोई खेल से जुड़ी हुई इवेंट आयोजित हो जाए तो हमारे खेल मंत्री ही उपस्थित रहेंगे। तो याद रखो, हाल ही में एक आधिकारिक गीत जारी किया गया और इस अवसर पर हमारे केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहे। और इस सॉन्ग्स की बात करें तो पार्श्व गायक मोहित चौहान, किसने यह गीत लिखा है? एक हमारे पार्श्व गायक मोहित चौहान ने इस गीत को लिखा है। गीत के शब्द है लक्ष्य तेरा सामने है और इस गीत के बोल भी लिखे हैं और उन्होंने खुद इस गीत को गाया भी है। दोस्तों, इस सेंटेंस को लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। याद रख लो, पार्श्व गायक मोहित चौहान ने यह गीत लिखा है। गीत के शब्द है लक्ष्य तेरा सामने है और इसको गाया किसने है? खुद मोहित चौहान ने ही गाया है। ओके, 11वां क्वेश्चन, श्री अब्दुल रहीम मुसलियार बदरुद्दीन को किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने श्री अब्दुल रहीम मुसलियार बदरुद्दीन को केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल हाईकोर्ट। इमेज में आप देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अब्दुल रहीम मुसलियार बदरुद्दीन को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो याद रख लो, हमारे राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस तरह के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है? अनुच्छेद की यानी कि संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा 1 के तहत हमारे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है। और अतिरिक्त न्यायाधीश और भी हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए हैं, जिसका नाम है बॉम्बे हाईकोर्ट। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति ने श्री राजेश नारायण दास लड्डा, श्री संजय गणपतराव मेहरे, श्री गोविंद आनंद सनप और श्री शिव कुमार गणपतराव डीगे को बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। 12वां क्वेश्चन,
भारत ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत देश ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए हाल ही में फिजी देश के साथ समझौता किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिजी देश। और हमारे दोस्तों कृषि मंत्री बोले तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार के। और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कौन है? कृषि, जलमार्गों और पर्यावरण मंत्री फिजी सरकार के। तो हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी देश के कृषि, जलमार्गों और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई और वर्चुअल बैठक में बहुत से समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग और भी मजबूत करेगा। और यहाँ बात करते हैं फिजी देश की। तो फिजी देश की कैपिटल का नाम क्या है? सुवा। फिजी देश की करेंसी क्या है? फिजी डॉलर। फिजी देश के राष्ट्रपति कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं। फिजी देश के राष्ट्रपति है जिवोजी कोनौसी। क्या? जिवोजी कोनौसी फिजी देश के राष्ट्रपति। और फिजी की राष्ट्रभाषा क्या है? फिजी हिंदी। हमारी हिंदी भाषा से थोड़ी अलग है फिजी हिंदी, फिजी देश की राष्ट्रभाषा। और फिजी देश को छोटा भारत भी कहा जाता है। क्या? फिजी देश को छोटा भारत भी कहा जाता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली है और जीत ली है न्यूजीलैंड देश ने। किसको हराकर जीती है? भारत देश को हराकर जीती। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूजीलैंड। और इमेज में आप देख सकते हैं खुशी का जश्न मनाते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021। और यह जो रिजर्व डे रखा गया ना, इसीलिए शायद हम हार गए। यदि रिजर्व डे नहीं होता ना तो यह मैच ड्रॉ हो जाता। सही है। चलिए बात करते हैं, जो भी है एक टीम को तो जीतना ही था। पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को विजेता मिल गया है और न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला विजेता बन गया है। न्यूजीलैंड ने भारत को मैच के आखिरी और छठे दिन 8 विकेट से हरा दिया है। भारत देश को कितने विकेट से हराया है? याद रख लो दोस्तों, बहुत बड़ी इवेंट थी। भले ही हम हार गए, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1 मार्क्स हम जीत लेंगे। तो याद रखो, हमारे भारत देश को आखिरी दिन छठे दिन को 8 विकेट से हरा दिया। और काइल जेमिसन जो न्यूजीलैंड के एक अच्छे क्रिकेटर है, काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि यह WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया? काइल जेमिसन को। और इस इवेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है? केन विलियमसन को। तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के एक बहुत अच्छे और दोस्तों नेक इंसान है और वर्ल्ड कप में उनकी जो दोस्तों बिहेवियर था, उनके बिहेवियर को देखकर पूरी दुनिया सलाम ठोकती है ऐसे केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में हाल ही में खेला गया। और परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीमें हमारे विश्व में सामने आई है। पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर है हमारा भारत और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है। तो याद रख लो, परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीमें टेस्ट के मामले में कौन है? पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। और फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम, जिसे रोज बाउल स्टेडियम भी कहा जाता है, वहां पर यह फाइनल मुकाबला खेला गया। तो यह हमें लोकेशन याद रख लेना है कि फाइनल मैच कहां खेला गया? इंग्लैंड में। और किस मैदान में खेला गया? साउथहैम्पटन के मैदान में। मैदान का नाम क्या है? एजेस बाउल स्टेडियम, जिसे रोज बाउल स्टेडियम भी कहा जाता है। और अगली टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के बीच होगी। क्लियर। और यहां जब बात करते हैं न्यूजीलैंड देश की चैंपियन बन गया है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की वर्तमान महिला प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न, इमेज में आप देख सकते हैं। और वो किस पार्टी की नेता है? लेबर पार्टी की नेता है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ओके। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कैनोपी सेवरेंस सिस्टम कहां लगाई जाती है?
पायलट को बचाने के लिए यह कैनोपी सेवरेंस सिस्टम लगाई जाती है प्लेन में, मतलब विमान में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, विमान। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, किसी ने विमान लिखा है, किसी ने प्लेन लिखा है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑफलाइन तरीके से सभी को रिप्ले हम कर देते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम यहां हम लेते हैं। तो क्रिएटिव माइंड नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। संजय वालवी, आंसर बिल्कुल सही। ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम राजकोट से, विजय सावड़िया, चौधरी प्रतीक, भाविका भवानी, हीराबेन भरांडा, भरत सौदरिया दसाड़ा, आपका आंसर बिल्कुल सही। मेर पीयूष, ओम, सुमित्रा परमार, हितेश सोलंकी, मिस्टर देकी सुगी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रविंद्र भानवर, एफ ए कुरैशी, काजल बेन करसन सिंह, आपका आंसर भी सही और आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मेहुल मकवाना, जल्पा परमार, समीर कुमार एसके, परमार खुशबू, पूजा चौबे, मानसी प्रजापति, राजेश कटारा, राजेश वागड़िया राजेश, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। बिल्कुल सही आंसर देने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को किसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 4 हाईकोर्ट के नाम आपकी स्क्रीन पर है। और न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को निम्न में से किस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आपको इस हाईकोर्ट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।